पीओके में जुलाई क्रांति का आगाज होता दिख रहा है। पीओके में जगह जगह आपको बता दें पाकिस्तानी झंडे उतारे गए हैं। पीओके में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। कश्मीर जैसी सुविधाओं के लिए मांग करते हुए ये प्रदर्शन जो है इस वक्त पीओके में हो रहे हैं। लोग सड़कों पर हैं और लगातार अपना आक्रोश जता रहे हैं। पीओके से पाकिस्तान का झंडा उतरने लगा है। पीओके में पाकिस्तान से आजादी की मांग उठने लगी है। पीओके की आवाम भारत के साथ जाने की डिमांड करने लगी है। पीओके की आवाम सड़क पर है। मुनीर मुर्दाबाद, शहबाज शरीफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। लोगों का आरोप है कि जब से मुनीर आर्मी चीफ बना है, जब से शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने हैं, पीओके के लोगों की हालत हर दिन के साथ बदहाल होती जा रही है। ना लोगों के पास पीने का साफ पानी है और ना ही उनके घरों में बिजली पहुंच रही है। और थोड़ी देर के लिए बिजली आ भी रही है तो वोल्टेज इतना कम है कि उससे पंखा तक नहीं चल पा रहा है। मुजफ्फराबाद से लेकर गिलगित के लोग अपने हक की मांग करते हुए सड़क पर उतर आए हैं। 77 सालों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की हालत दिनों दिन हर मामले में खराब हुई है। न यहाँ के लोगों के पास ढंग से पैसा है और ना ही शिक्षा से लेकर हेल्थ तक सुविधा। बिजली और पानी जरूरत के हिसाब से मिलता नहीं है। अब पीओके में अलग अलग संगठन अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के साथ सीधे आर पार की लड़ाई का फैसला कर लिया गया है। शहबाज सरकार और मुनीर की आर्मी के खिलाफ पूरे पीओके में गुस्सा है। हर तरफ से गेट आउट पाकिस्तान का नारा गूंज रहा है। मुनीर की आर्मी पीओके के लोगों की आवाज अपने ताकत के दम पर दबा रही है। प्रदर्शनकारियों को जेल भेजा जा रहा है। उनके पहचान पत्र और पासपोर्ट तक जब्त किए जा रहे हैं। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है। पाकिस्तान की सरकार चुन चुन कर उन लोगों को टारगेट कर रही है जो इस्लामाबाद को पावर सेंटर मानने से इनकार कर रहे हैं। आम लोगों को प्रोटेस्ट से रोकने के लिए मुनीर और शहबाज की जोड़ी ने मौलानाओं को काम पर लगा दिया है। पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। ये डिमांड कोई नई नहीं है। अब तक सेना के दम पर प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पीओके के लोगों को शांत करने के लिए सरकार ने यहां कुछ प्रोजेक्ट भी शुरू किए, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से एक भी प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए। पीओके की जनता के पैसे से ये अधिकारी मौज ले रहे हैं और यहां की आवाम बिजली और पानी के लिए तरस रही है। पीओके में गरीबी दर 34% और बेरोजगारी दर 18.1% है। पाकिस्तान के मुकाबले ये कम जरूर है, लेकिन यहां जैसे संसाधन हैं उसके हिसाब से उन्हें सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। पीओके से मिलने वाला पैसा शहबाज और मुनीर पंजाब के ऊपर खर्च कर रहे हैं। यही वजह है कि पीओके के हर शहर, हर कस्बे में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नाराजगी है। मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर और रावलकोट में लोग पाकिस्तान सरकार को डायरेक्ट अल्टीमेटम दे रहे हैं कि पीओके के लोगों को अगर उनका हक नहीं मिला तो वो भारत के साथ जाने का भी फैसला कर सकते हैं। आसिम मुनीर के लिए पीओके आतंकवाद की लेबोरेटरी है जिसका इस्तेमाल वो हिंदुस्तान के खिलाफ करता है। अब तक मुनीर की सेना के जुल्म और पाकिस्तानी सरकारों की अनदेखी बर्दाश्त कर रहे पीओके के लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। लोग सड़क पर हैं और आर पार की लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला करवाया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन कांवड़ रूट में पहलगाम लेकर आ गए हैं। नेम प्लेट मामले पर एसटी हसन ने अब एक बहुत बड़ा विवादित बयान दे दिया है। एसटी हसन ने ढाबे पर चेकिंग करने वालों की तुलना पहलगाम के आतंकियों से कर डाली है। इनमें और पहलगाम के आतंकियों में कोई फर्क नहीं है, एसटी हसन बोल रहे हैं। पूछ रहे हैं कि किसने दिया उन्हें पेंट उतरवाने का अधिकार। नेम प्लेट मुद्दा पेंट उतरवाने तक पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी ने इसको चुनावी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। क्या वाकई में धर्म जानने के लिए पेंट उतरवाया गया या ये सिर्फ एक कहानी भर है? देखिए इस रिपोर्ट में। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पेंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी?
क्या मुजफ्फरनगर के ढाबे पर पैंट उतरवाकर चेकिंग की गई? मुस्लिम पत्रकार था वहां, उसने उसको कहा कि इसको थोड़ा मोड़ दूसरी तरफ दे दे। उसी ने बताया तू अपना गोपाल नाम बता दे, और ये कह मेरे साथ में पिटाई और मेरी पैंट उतार करके जांच की गई, जबकि ये बिल्कुल झूठा है। क्या ढाबे पर पैंट उतरवाने की झूठी कहानी गढ़ी गई? अभी इन्होंने पैंट उतारी, पहले आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा। हाँ, अब क्या नाम मुझे ये लोग। आखिर मुजफ्फरनगर में पैंट उतारकर चेकिंग का सच क्या है? सावन के पवित्र महीने और कांवड़ यात्रा शुरू होने में केवल 8 दिन बचे हैं और एक बार फिर से यूपी में कांवड़ रूट पर ढाबों होटलों में नेम प्लेट पर विवाद शुरू हो चुका है। पहले हिंदू संगठनों ने स्वामी यशवीर महाराज के साथ कांवड़ रूट पर ढाबों की चेकिंग शुरू की। मुजफ्फरनगर में पंडित जी ढाबे पर एक होटल कर्मचारी ने पैंट उतारकर चेकिंग करने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है। यूपी पुलिस ने इस मामले में हिंदू संगठन के 6 लोगों को नोटिस जारी किया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। हिंदू संगठन के सुमित बजरंगी, रोहित, विवेक, सुमित, सनी और राकेश को नोटिस जारी किया गया है। पुलिस ने नोटिस के बाद कांवड़ रूट पर पहचान अभियान चलाने वाले स्वामी यशवीर महाराज के मामले को राजनीतिक ढंग देने का आरोप लगाया। ये केवल इस आंदोलन को मोड़ने के लिए झूठा आरोप लगाया गया, क्योंकि वहां पर राष्ट्रीय स्तर की मीडिया थी। यदि वहां पर पीटने का और पैंट उतारने का कार्य होता तो जो मीडिया थी उनके कैमरे में बंद हो जाता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। यूपी में पिछले साल भी कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट विवाद हेडलाइन बना था। इस साल तो कांवड़ यात्रा के पहले ही नेम प्लेट विवाद पर सियासी रंग चढ़ने लगा है। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा पर हिंदू संगठनों के चेकिंग अभियान पर सवाल खड़े कर दिए। जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो, इनका एक एजेंडा है। लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी। कांवड़ रूट विवाद में समाजवादी पार्टी की एंट्री हुई तो कांग्रेस को लगा मुस्लिम वोट का सारा क्रेडिट समाजवादी न लेके चले जाएं। तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी विवाद में कूद गए। साथ ही होटल चेकिंग करने वाले हिंदू संगठनों पर हिंदुस्तान की साझा संस्कृति का दुश्मन बता दिया। ये लोग असल में संस्कृति को, साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी, लोगों ने फेल कर दिया था, इस बार भी फेल कर दिया। जिसके बाद कांवड़ रूट पर चेकिंग अभियान के अगुआ स्वामी यशवीर महाराज खुद सामने आए। यशवीर महाराज ने पैंट उतारकर चेकिंग के आरोप को झूठा और मनगढ़ंत बताया। साथ ही आरोप लगाने वाले शख्स के झूठे होने का दावा किया और एक पत्रकार पर फेक नैरेटिव फैलाने की साजिश का मेन प्लानर बता दिया। मुस्लिम पत्रकार था वहां, उसने उसको कहा कि इसको थोड़ा मोड़ दूसरी तरफ दे दे। उसी ने बताया तू अपना गोपाल नाम बता दे, और ये कह मेरे साथ में पिटाई और मेरी पैंट उतार करके जांच की गई, जबकि ये बिल्कुल झूठा है। फिर जांच हुई, वो जो अपने को ये कह रहा था कि मैं गोपाल हूं, वो गोपाल नहीं, उसका नाम अब्दुल है और वह वहीं थोड़ी दूर पर ग्राम बझेड़ी है, वहां का रहने वाला है।
हालांकि मुजफ्फरनगर के जिस पंडित जी वैष्णो ढाबा पर विवाद शुरू हुआ, असल में वो होटल दीक्षा शर्मा का है। लेकिन दीक्षा शर्मा ने वो होटल एक मुस्लिम सनौवत को ठेके पर चलाने के लिए दिया हुआ था, जिसने ढाबे पर कई मुस्लिम कर्मचारियों को रखा था। और जब हिंदू संगठन के लोग ढाबे पर जांच के लिए पहुंचे तो पंडित जी वैष्णो ढाबा पर पेमेंट स्कैनर आदिल के नाम से मिला, जिसके बाद हिंदू संगठनों और होटल कर्मचारी के बीच बहस और विवाद हुआ था। विवाद के दूसरे ही दिन पंडित जी ढाबे पर दूसरा मैनेजर नियुक्त किया गया था। उसने भी पहले होटल सनौवर के चलाने की बात कही थी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस केस में 6 लोगों को नोटिस भेजा है। जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है उन पर पेंट उतरवाने का आरोप लगा है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि पेंट उतरवाने जैसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये एक झूठी कहानी बनाई गई। इन लोगों से बात की हमारे संवाददाता सोनू ने। हमारे साथ वो तमाम लोग मौजूद हैं जिन्हें नोटिस मिला है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सुमित बजरंगी। ये बताइए, नोटिस मिल गया है आपको? जी 28 तारीख की रात में आ गया था 1:30 बजे। आ गया था। तो ये बताइए कि क्या है हकीकत, आप लोगों ने क्यों पेंट उतरवाई? नहीं, ये सब निराधार है, आरोप लगे हैं। वहाँ पर किसी की पेंट उतरवाई नहीं गई। हमने तो केवल जाकर आधार कार्ड मांगे थे। स्वामी यशवीर महाराज जी ने केवल इतना आदेश दिया था कि आधार कार्ड देखते हुए, और अगर वे मुस्लिम निकले तो 24 घंटे एस्टिमेट देंगे, वहाँ से आ जाना कि 24 घंटे में अपना नाम बदल ले, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे हम। और पेंट उतरवाई चेक करने की परमिशन आपको किसने दी? पुलिस ने दीजिए। अगर पुलिस हमेशा ये बोलती है आपके घर की बराबर में भी कोई संदिग्ध व्यक्ति आ गया आपसे रूम लेके रहे, तो आप उसका आधार कार्ड चेक करिए। सीमित सेन। तो आपको भी नोटिस मिला है? जी बिल्कुल। तो पेंट उतारने का आप लोगों पे आरोप लगा? नहीं, पेंट वगैरह कुछ नहीं उतारी गई, मात्र इतना सा था कि उससे आधार कार्ड मांगा। जब वो आधार कार्ड नहीं दे पाया तो उसका स्कैनर चेक किया, जिसमें स्कैनर में उसका नाम सनोवर निकला। इतना सा वो था। उसे कहा भाई आप ऐसा करना, इसका 24 घंटे का हम आपको समय दे रहे हैं, 24 घंटे बाद आप उसका नाम बदल दीजिए। अब राजनीति इस चीज़ पे तो हो रही है कि हम हिंदू लड़कों को आतंकवादी या गुंडे बताया जा रहा है, परंतु अब तक भी आज 5 दिन बीत गए, परंतु उसका नाम अब तक भी नहीं बदला गया, पंडित जी ढाबे का। नाम है आपका? मेरा नाम रोहित त्यागी है। आपको भी आया नोटिस? हाँ, मुझे भी रात ये उस दिन की बात है, रात को 1 बजे 12 बजे कॉल करते हैं कि बताओ आपका घर कहाँ है। और हम ऐसे इसमें ढाबे पे संचालन में जो आपने मारपीट की है, पेंट उतरवाई है। मैंने कहा सर मैं तो ऐसा हूँ भी नहीं। उन्होंने कहा आप कहाँ हिंदूवादी नेता है? मैंने कहा मैं तो किसी ना पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, ना मैं किसी हिंदूवादी संगठन में हूँ। मतलब इन्होंने फर्जी मुकदमे में लादने में सबको एक तरफा कर दिया। इन्होंने कुछ, ये भाई साहब हैं, ये यूट्यूबर हैं, ये भी वीडियो बनाने गए थे। मैं इनसे पर्सनली मिलने गया था किसी काम के लिए, वोटिंग वगैरह के लिए। तो इन्होंने सिर्फ और इस पर विपक्ष की राजनीति खेली जा रही है कि ये सारे हमें हिंदूवादी नेता की कैटेगरी में डाल दिया कि ये मारपीट कर गए, पेंट उतार गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी वहां मौजूद था, लेकिन ऐसा कोई समस्या सामने नहीं आई कि जिसमें इन्होंने पेंट उतरवाई हो। ओडिशा के भुवनेश्वर में बीएमसी के अधिकारी की पिटाई के बाद हिमाचल में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, लेकिन यहां आरोप सीधे सुखू सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर लगा है, जबकि पीड़ित पर ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मंत्री पर एनएचएआई के मैनेजर और इंजीनियर को पीटने के आरोप लगे हैं, लेकिन अब उल्टा पीड़िता पर ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में एक बड़ी अपडेट आ रही है। हिमाचल प्रदेश में एनएचएआई के अफसरों की पिटाई मामले में उल्टी कार्रवाई शुरू हो गई है। एनएचएआई के मैनेजर और साइट इंजीनियर पर एफआईआर दर्ज। मैनेजर अचल जिंदल और साइट इंजीनियर योगेश ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर एफआईआर दर्ज कराई थी, आपको बताएं। और उसके बाद अब ये काउंटर एक्शन की खबर आ रही है। शमियाना पंचायत के वार्ड सदस्य निहाल ठाकुर की शिकायत पर दोनों अधिकारियों के खिलाफ ढली थाने में ये केस दर्ज कराया गया है। दोनों पर बदतमीजी, मारपीट के आरोप लगे हैं। एनएचएआई के अफसरों की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुखू सरकार पर हमला साधा है। देखिए, देवभूमि का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, जहां के एक मंत्री का नाम एफआईआर में आए, कंप्लेंट में आए, और ये कहा जाए कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को कमरे में बंद करके उनके सिर फोड़ने का काम किया जाए। आखिरकार हिमाचल प्रदेश में सरकार है या नहीं है? और सरकार है तो सरकार के मंत्री किस काम पे लगे? क्या हिमाचल प्रदेश में कोई सुरक्षित है या नहीं? ये किस तरह के हालात देवभूमि और वीरभूमि के कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी को कड़ा कदम उठाना चाहिए अगर अपनी सरकार की छवि बचानी है। मंत्रिमंडल का स्वयं जाकर के मौके पर अधिकारी के ऊपर
जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। और ऐसी सूरत में मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं मुख्यमंत्री जी से कि मेहरबानी करके आप ऐसी स्थिति ना पैदा करें हिमाचल प्रदेश में जिसके कारण कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल जो है वो चौपट हो जाए। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। सीएम योगी ने सभी फरियादियों से न सिर्फ बातचीत की बल्कि तुरंत मौके पर अधिकारियों को शिकायतों का निवारण करने के निर्देश भी जारी किए। गोरखनाथ मंदिर कैंपस में सीएम योगी का जनता दर्शन, कई जिलों से फरियाद लेकर सीएम से मिलने के लिए पहुंच रहे थे लोग। सीएम योगी ने सभी फरियादियों से मुलाकात की। आप तस्वीरें देख सकते हैं। शिकायतों पर अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए गए और जो बच्चे आए हुए थे उनको चॉकलेट्स भी मिली। अगर इन्होंने बोया है तो पहले तो अनाज इनको मिलना चाहिए जिसने बोया है। दूसरा ये है कि लैंड अगर इनकी है, कैसे उसने किया है, इस पर बात नहीं। और आपको बता दें, पेंच उतरवाने का जो मुद्दा है वो लगातार तूल पकड़ रहा है और ये मुद्दा यशवीर महाराज की चेकिंग के दौरान शुरू हुआ था। गोपाल नाम के शख्स ने पेंच उतरवाने का आरोप लगाया। यशवीर महाराज पर पेंच उतरवाने पर चेकिंग का आरोप लगाया है। लेकिन आपको बता दें, यशवीर महाराज खुद कह रहे हैं कि जो शख्स अपना नाम गोपाल बता रहा है उसका असली नाम अब्दुल है। यशवीर महाराज से हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने बातचीत की। जरा सुनिए उनका क्या रुख है इस पर। दिल्ली देहरादून हाईवे पर एक ढाबा है जिसका नाम है पंडित जी ढाबा। उस ढाबे पर काम करने वाले एक शख्स की पेंट उतारने का आरोप लगा है स्वामी यशवीर जी महाराज के ऊपर और उनके समर्थकों के ऊपर, जिसके बाद मामला अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। हमारे साथ खुद स्वामी यशवीर जी हैं। स्वामी जी, ये बताइए कि क्या है पूरा मामला? देखिए, ये आरोप निराधार है, क्योंकि हम लोग साधु हैं। हम किसी के कपड़े उतारेंगे? हम तो कोई बिना कपड़े का हो उसको कपड़े देने का ही वो करते हैं। ये साधुओं की भी संस्कृति और भारत की सनातन धर्म की संस्कृति है। लेकिन ये आरोप झूठा है, क्योंकि वहाँ पर जब जो सनातन धर्म के लोग थे उनको ये कुछ थोड़ी वहम हुआ कि अंदर मांस रखा है, तो उसको कहने लगे कार्यकर्ता को, वहाँ जो होटल पर था, कि भाई वो अंदर मांस है, वो मांस दिखा। तो उसने उनको जाने नहीं दिया। जब जाने नहीं दिया तो फिर वो अंदर गए ही नहीं। लेकिन फिर एक मुस्लिम पत्रकार था वहाँ पर, उसने कहा, रे तू ऐसा कर, इसे तेरे बचाने का रास्ता यही है, तू अपना हिंदू मुस्लिम रंग दे दे और तू अपना नाम गोपाल बता और ये को कि मेरी पिटाई की है, मेरी पैंट उतारी है। तो उसने यही कहा मीडिया के सामने, जब मीडिया दे, जबकि जब ये इस तरह की घटना होती यदि तो वहाँ तो राष्ट्रीय स्तर की मीडिया थी और राष्ट्रीय स्तर की मीडिया के सामने अगर हो जाता तो सबसे पहले इसी को ना दिखाते। लेकिन उसने जब इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में ये कह दिया कि मेरी पैंट उतारी गई, मेरी पिटाई करी गई और मेरा नाम गोपाल है, मैं हिंदू हूँ। जब गोपाल बता दिया फिर हिंदू कहने की आवश्यकता रही। तो देखो कितनी धोखेधड़ी की। तो फिर हमने जानकारी ली, भाई इसका जो बोलने की शैली है, शब्दावली है, वो तो हिंदू शैली नहीं, थोड़ी मुस्लिम शैली है। तो मैंने जानकारी लेकर के हमने जुटाई, तो वो वो क्या नाम उसका, गोपाल नहीं बल्कि उसका नाम अब्दुल है और वो बराबर में ही वही गांव है, उस गांव का नाम है मझेड़ी। वहाँ मझेड़ी का वो रहने वाला है। और उस मुस्लिम पत्रकार के द्वारा ही उसने ये इस तरह का मीडिया के सामने वक्तव्य दिया और वक्तव्य देकर के सारे भारत में झूठ फैला दी। तो मैंने पुलिस प्रशासन से ये कहा है कि देखिए, इसने जो बड़े षड्यंत्र के अंतर्गत इस तरह के शब्दों का उच्चारण किया है और झूठा आरोप लगाया है, इससे इसने सारे देश को भ्रमित कर दिया है।
और यूपी पुलिस के रास्ते पर दिल्ली पुलिस भी चल निकली है। बदमाशों का टेरर आखिर कैसे खत्म करना है, अब दिल्ली पुलिस समझ रही है। यूपी पुलिस तो पहले से ही गैंगस्टर्स पर कहर बनकर टूट पड़ी है। इसी बीच दिल्ली और यूपी के कई शहरों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं। तस्वीरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आप देखिएगा किस तरह से कार्रवाई हुई है। लेकिन दिल्ली पुलिस और एसटीएफ को यह बड़ी कामयाबी मिली है। बदमाश ललित उर्फ नेपाली का हाफ एनकाउंटर किया गया है। 14 साल का सजा याफ्ता है ललित उर्फ नेपाली। सराय काले खां बस स्टैंड के पास पुलिस ने इसे पकड़ा है। इधर यूपी पुलिस ने भी कई जिलों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए हैं। कहीं गौ तस्करी को पकड़ा है तो कहीं गांजा तस्कर पुलिस के शिकंजे में फंसा है। ये रिपोर्ट देखिए। सड़क पर पड़ी ऑटोमेटिक पिस्टल, ऑन स्पॉट बिखरे कारतूस, सड़क पर पड़ी बाइक, क्राइम स्पॉट पर खून के निशान। यह दिल्ली का सराय काले खां इलाका है जहां एसटीएफ और दिल्ली पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन चला तो हिस्ट्री शीटर ललित उर्फ नेपाली धर दबोचा गया। वो नेपाली जिसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है, वो नेपाली जो 14 साल की सजा याफ्ता है, वो नेपाली जो जेल की बजाय खुलेआम घूम रहा था, वो नेपाली जिसकी तलाश में दिल्ली पुलिस काफी टाइम से लगी थी। सराय काले खां बस स्टैंड के पास ललित उर्फ नेपाली की मुलाकात पुलिस से हुई तो दोनों तरफ से दनादन गोलियां चली और पुलिस की एक गोली से ललित गिर गया। दरअसल ललित कल देर रात सराय काले खां बस स्टेशन से निकलने वाला था। पुलिस को पक्के इनपुट थे कि ललित की लोकेशन क्या है। ललित का पीछा किया गया और उसे इसी इलाके में दबोचा गया। ललित ने जैसे ही पुलिस को देखा तो वो भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस पे फायरिंग की, पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और तस्वीरें यहाँ पे साफ दिख रही हैं कि कल देर रात किस तरीके से ललित और पुलिस के बीच में ये मुठभेड़ हुई। ललित बाइक पे सवार था, पुलिस ने उस बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। इस मुठभेड़ में ललित घायल हुआ। ललित ने भी पुलिस पे बैकफायर किया जिसमें एक एसीपी को गोली तो लगी लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से एसीपी घायल नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस ने हिस्ट्री शीटर ललित की क्राइम कुंडली खंगाली तो बड़ा खुलासा हुआ। ललित पर 24 से ज्यादा केस दर्ज है। साकेत थाने में दर्ज एक केस में कोर्ट से 14 साल की सजा मिल चुकी है। दिल्ली पुलिस भी यूपी पुलिस के नक्श कदम पर है। दिल्ली ने यूपी का क्राइम कंट्रोल मॉडल अपना लिया है जहां खतरनाक क्रिमिनल का इलाज भी उसके क्राइम के हिसाब से किया जाता है। तो वहीं यूपी में योगी की पुलिस दनादन गोलियां चला रही है, क्रिमिनल की लिस्ट छोटी करती जा रही है। चूना डालो जैसा पिछली बार का है। ये शातिर गांजा तस्कर बबलू है जो अब उछल उछल कर चल रहा है क्योंकि पैर में पुलिस की गोली लगी है। करो जल्दी लेके जाओ, ड्राइवर साहब जल्दी आओ, लेके जाओ। चलो जाओ, लाओ राइफल चलो भाई बैठो, दो सिपाही जल्दी बैठो। बहुत बड़ा अपराधी है, 302 का अपराधी है ये। बबलू इंटरस्टेट गांजा तस्कर गैंग का सरगना है जो घायल होने के बाद अब पुलिस की गाड़ी में पड़ा है क्योंकि बबलू अब चलना तो दूर बैठने के काबिल भी नहीं बचा है। यह बदमाश धीरेंद्र है जो गांजा तस्करी में बबलू का साथी गैंग मेंबर है। धीरेंद्र ने पुलिस को चैलेंज देने वाले बबलू का यह हाल देखा तो तुरंत पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। ये दोनों गांजा तस्कर मैनपुरी में इंटेलिजेंस विंग और पुलिस की ज्वाइंट टीम के हत्थे चढ़ गए। बताया जा रहा है कि दोनों तस्कर एक बिना नंबर की गाड़ी में गांजा भरकर सप्लाई के लिए निकले थे। तभी बदमाशों की मुलाकात पुलिस से हो गई तो बबलू ने भागने के लिए पुलिस पर गोली दाग दी लेकिन पुलिस की जवाबी बुलेट की स्पीड को बबलू मात नहीं दे पाया और जमीन पर आ गिरा। बदमाशों के पास से 10 किलो से ज्यादा गांजा, एक कार, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। तस्कर बबलू फर्रुखाबाद का रहने वाला है, वहीं धीरेंद्र कासगंज का निवासी है। दोनों बदमाशों पर कई केस दर्ज हैं। यूपी पुलिस की गोली मैनपुरी में चली तो मैनपुरी से 359 किलोमीटर दूर शामली में भी पुलिस ने एक्शन लिया है। और तो कुछ ना
ये शातिर लुटेरा राहुल है, जिसके एक पैर को पुलिस की गोली भेज चुकी है क्योंकि राहुल ने पुलिस पर गोली चलाने की गलती की थी। लुटेरा राहुल इतना शातिर है, राहुल अपने साथियों के साथ हरियाणा के पानीपत के बिजनेसमैन के मुनीम से 32 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था और फरार हो गया था। तब से पुलिस लुटेरों की तलाश में लगी थी। आरोपी पर 50,000 का इनाम भी है, लेकिन हर बार राहुल पुलिस को चकमा दे रहा था। आज जब बदमाश राहुल की मुलाकात पुलिस से हुई तो इस बार पुलिस ने राहुल को फरारी का सबक सिखाया और अब लुटेरा भागना तो क्या, सही से चलने के काबिल भी नहीं बचा। पुलिस ने 2 लाख रुपए, बिना नंबर की बाइक, तमंचा, कारतूस रिकवर किया है। यूपी पुलिस एक्शन मोड में है। मैनपुरी में गांजा तस्करों को धर दबोचा तो शामली में लुटेरों को पकड़ा। वहीं बरेली में भी हिस्ट्री शीटर का हाफ एनकाउंटर किया है। यह हिस्ट्री शीटर तौफीक उर्फ गुड्डू है, जिसे 2 पुलिस वाले कंधों पर टांग कर ले जा रहे हैं क्योंकि तौफीक के पैर में पुलिस की गोली लगी है। तौफीक उर्फ गुड्डू बरेली का बड़ा बदमाश माना जाता है, लेकिन आज जब पुलिस से तौफीक का आमना सामना हुआ तो तौफीक की सारी बदमाशी पुलिस ने निकाल दी। क्योंकि तौफीक ने पुलिस से भागने के लिए गोली चलाई थी तो पुलिस ने भी तौफीक का बुलेट वाला इलाज किया है। तौफीक के पास से तमंचा, कारतूस और चोरी का सामान बरामद किया गया है। तौफीक पर 28 संगीन केस दर्ज है। यूपी में एक बात एकदम साफ है, जो भी कानून तोड़ेगा पुलिस को चैलेंज करेगा, पुलिस उसको जवाब भी वैसी ही देने वाली है। क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी का मैसेज साफ है, या तो क्रिमिनल क्राइम से तौबा कर ले या फिर यूपी छोड़ दे। तो यूपी के क्रिमिनल्स के पास विकल्प सिर्फ एक ही है, वो है सरेंडर। और अब खबर यूपी के बलिया से। यहां के सिकंदरपुर थाना इलाके में पुरानी रंजिश की वजह से 2 पक्ष आमने सामने आ गए। पहले बहस शुरू हुई, फिर धीरे धीरे मारपीट में बदल गई। इस जंग में महिलाओं ने एक दूसरे के ऊपर जमकर लात घूंसे बरसाए। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से आपस में ये लड़ाई और ज्यादा भीषण होती जा रही है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दोनों पक्षों में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान के बांसवाड़ा में सिरफिरे आशिक ने एक ऐसा कांड किया कि जिसने भी उसको सुना देखा दंग रह गया। महिला टीचर को सिरफिरे ने बस स्टैंड पर सबके सामने मार डाला। बांसवाड़ा में आरोपी ने महिला टीचर को तलवार से मारा। बस स्टैंड पर महिला टीचर पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। अस्पताल ले जाते वक्त महिला टीचर ने दम तोड़ दिया। साल भर पहले भी आरोपी ने महिला को चाकू मारा था और चाकूबाजी केस में 7 महीने बाद जेल से वो बाहर आया और बाहर आते ही फिर से निशाना बनाया। आरोपी कार से आया, तलवार लेकर उतरा और महिला टीचर पर तलवार से दनादन प्रहार करना शुरू कर दिया। आरोपी ने महिला को सरेआम मार डाला, कार में बैठकर फरार भी हो गया। बस स्टैंड पर लोग खड़े रहे, किसी ने भी महिला को बचाने की कोशिश तक नहीं की। सभी तमाशबीन बने रहे। ये वही जगह है जहां पर तलवार मारने की घटना हुई। वहां पर एफएसएल टीम द्वारा सैंपल भी लिए जा रहे हैं और जो है वो कटर से पत्थर काटकर पुलिस सैंपलिंग इकट्ठी करा रही है। पुलिस ने क्राइम स्पॉट से सबूत कलेक्ट किए तो फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से फॉरेंसिक एविडेंस जुटाए हैं। तो सर उसको सजा, उसको फांसी होनी चाहिए सर। नहीं बिल्कुल, उसको केस ऑफिसर स्कीम में लेंगे। सर पहले भी ऐसा हुआ था तो भी सर ऐसा कोई हेल्प नहीं मिली सर। हम गरीब इंसान थे सर, मेरे बाप भी नहीं है सर, मेरी बहन के सारे हमारा पूरा घर चल रहा था। ये राजस्थान का बांसवाड़ा है, जहां के कलिंजरा में सरेआम ऐसी वारदात हुई जिससे हर कोई सख्ते में आ गया। 1 जुलाई का दिन, जहां सारे स्कूल समर वेकेशन के बाद फिर से ओपन होते हैं। स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी छुट्टियों के बाद स्कूल पहुंचते हैं और बांसवाड़ा में भी एक महिला टीचर अपने स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन महिला टीचर स्कूल नहीं पहुंच सकी क्योंकि एक सिरफिरे प्रेमी ने महिला टीचर को बस स्टैंड पर घेर लिया, कार से तलवार लेकर पहुंचा और महिला टीचर पर ताबड़तोड़ प्रहार करके मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। बस स्टैंड पे लीला ताबिया नाम से महिला जो वहां पर बैठी थी,
उसका पूर्व प्रेमी महिपाल बगोरा जो वहाँ पर आया, कोई पूर्व विवाद को लेकर के उसने तलवार से उसके पेट पे वार किया, जो अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने अलग अलग टीम गठन करके उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक महिला टीचर आरोपी के साथ पहले रिलेशन में थी, लेकिन बाद में दूरी बना ली, जिसके बाद गुस्साए सिरफिरा आशिक महिला को जबरदस्ती शादी के लिए प्रेशर डाल रहा था। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले भी आरोपी ने महिला पर चाकू से हमला किया था और उसी केस में जेल भी गया था। मेरी सिस्टर है, तो मतलब साल भर नहीं हुआ, उसके पहले भी उसने मतलब तलवार मार दी, दिन दहाड़े वो भी, तो ये पूरा हिस्सा काट दिया था और ये पैर भी काट दिया था, नींव भी पूरा काट दिया था, तो भी पुलिस वाले कुछ कर नहीं सके। फिर जैसे तैसे पकड़ा गया, जेल में 7 महीने होते वापस छूट गया और ये दिन दहाड़े आज फिर मार के चला गया, तो भी पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है। मतलब यूँ आरोपी ने जेल से वापस आते ही महिला टीचर को मार डाला। आरोपी ने जिस तरीके से सरेआम तलवारबाजी की, मर्डर को अंजाम दिया, उसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल आरोपी की कार को जब्त कर लिया है। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। पुलिस ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा भी किया है। देश के कई राज्य मानसून की सैलाबी आफत से त्राहिमाम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हैं, जहां लैंडस्लाइड और भारी बारिश ने मलबे का सैलाब ला दिया है। घर, मकान, दुकान सब कुछ तबाह हो चुका है। आसमानी आफत से ऐसी प्रलय आई हुई है कि नदियां इस वक्त रौद्र रूप दिखा रही हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, पहाड़ दरक रहे हैं, बरसाती नाले उफान पर हैं, हर जगह से डराता हुआ पानी उफान मार रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको मंडी के रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट दे दें। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्विंग में चलाया हुआ है। 34 लोगों की तलाश जारी है। मंडी में लैंडस्लाइड के चलते 300 रास्ते ब्लॉक हैं। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के आसमान से आफत बरस रही है। मूसलाधार बारिश के बाद दरख्ते पहाड़ों ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। हिमाचल का मंडी जिला बादल फटने से बर्बाद हो गया है। मंडी के 10 लोकेशंस पर बादल फटने से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। लापता 34 जिंदगियों की तलाश में एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। फ्लैश फ्लड के अटैक से हालात खौफनाक बने हुए हैं। मंडी के पंडोह, थुनाग, जंजैहली, बगशयाड़, करसोग इलाके में ब्लैकआउट है। इंटरनेट कनेक्शन ठप हो गया है। मंडी जिले के पंडोह इलाके में भारी तबाही हुई। 2 साल पहले 2023 में भी ऐसी ही तबाही मची थी। एक बार फिर फ्लैश फ्लड के अटैक से पूरा इलाका तहस नहस हो गया है। घर, मकान, दुकान सब टूट गए हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, रोलर मलबे के ढेर में दब गए हैं। भारी भरकम पेड़ों का पूरा हिस्सा सैलाब में बहकर आया है। जहां कुछ घंटे पहले तक पूरी आबादी रहती थी, वहां इस वक्त सिर्फ तबाही का मलबा जमा है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 370 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मूसलाधार बारिश में 50 से अधिक गाड़ियां बह गई हैं। कई नेशनल हाईवे समेत 400 रोड डैमेज हुए हैं। सैकड़ों बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में सैलाबी आफत से 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है। अकेले मंडी में 300 से ज्यादा रास्ते बंद पड़े हैं। पंडोह में भारी तबाही मची है। लोगों का घर, मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। घरों के अंदर पानी भरा है। लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बाद भी मंडी प्रशासन की मुसीबतें कम नहीं हो पा रही, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से थुनाग वैली में पहुंचने के सारे रास्ते लगभग बंद हैं। हिमाचल के मंडी में मूसलाधार बारिश और बादल फटने के बाद आपदा जो आई वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है सड़कें खोलने की, और आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं कि लगातार जो सड़कें हैं वो खोली जा रही हैं
कुछ इसी तरह से भूस्खलन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ये पूरी की पूरी पहाड़ी जो है ये कट के नीचे आ गई, जिसके साथ बड़े बड़े पेड़ थे वो भी नीचे आ गए और लिहाजा अब रास्ते जो हैं वो खोले जा रहे हैं ताकि जो राहत कार्य है उसमें तेजी लाई जा सके। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये थुनाग की तरफ जाता है, जहाँ पे भयंकर तबाही जो थी मंजर वो देखने को मिला था। जो फुटेज सामने आई थी, जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने मोबाइल के द्वारा बनाकर स्प्रेड की थी। और अब आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से ये आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर भी ऐसे ही दृश्य है कि जेसीबी मशीन लगातार यहाँ पर रास्ता खोल रही हैं। ये बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं आप, ये इसके साथ यहाँ पर जब भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइडिंग हुई तो बड़े बड़े पेड़ भी जो थे वो कट के नीचे आ गए। लिहाजा काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो प्रशासन को यहाँ पर करना पड़ रहा है। बारिश और लैंडस्लाइड से उत्तराखंड भी बेहाल है। आज भी उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लैंडस्लाइड की वजह से 150 रास्ते बंद हैं। 4 धाम यात्रा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। बद्रीनाथ, यमुनोत्री, केदारनाथ रूट पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। बाढ़ बारिश का कहर सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं टूटा है, सैलाबी संकट से मैदानी इलाकों में भी कोहराम मचा है। मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। तस्वीरें मुरैना की हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। घरों के अंदर रखा सामान डूब रहा है। कई घर सैलाब की चपेट में आ गए हैं। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू चलाया जा रहा है। भोपाल मॉनसूनी प्रहार से पानी पानी हो चुका है। पुराने भोपाल के रेलवे स्टेशन के करीब अल्पना तिराहे तक घुटने तक पानी भरा है। होटल, दुकानों के अंदर सैलाब ने अपना कब्जा जमा लिया है। सड़क पर भारी जल जमाव होने की वजह से कई गाड़ियां बंद हो गई। फिलहाल मध्य प्रदेश को बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक स्ट्रॉन्ग सिस्टम जारी रहेगा, जिसके चलते तेज बारिश होगी। और जो अलर्ट जारी किया गया है वो 18 जिलों में अलर्ट जारी किया है, जहां 24 घंटों में 8 इंच तक की बारिश हो सकती है। और इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जहां पर तेज बारिश का अनुमान लगाया गया था और नजारे आपको मैं दिखा रहा हूं, ये है अल्पना चौराहे का हाल, जहां पर सड़क में आप देख सकते हैं घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है। ये मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में बारिश का पहला दौर चला है और उसमें ये अल्पना तिराहा आपको डूबा हुआ दिखाई देगा। और तमाम जो दुकानें हैं और तमाम दुकानें जो हैं यहाँ पर डूबी हुई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं इस तरीके से दुकानों के अंदर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ। ये तब है जब अलर्ट जारी किया गया था, बावजूद उसके समझा जा सकता है जो नगर निगम प्रशासन है उसकी कार्रवाई का हाल देखिए कि अभी तक वाटर क्लॉगिंग जो जगह जगह हो रही थी, जिसके चलते ये पानी का जमाव है, उसे रोका नहीं गया। ये आप देख सकते हैं ये तमाम दुकानें हैं और अंदर तक अगर आप देखेंगे तो ये उनकी पूरी दुकान में पानी भरा हुआ है। और यही हाल यहाँ की तमाम दुकानों में है। और यहाँ पर सीढ़ियों से ये तो पूरा घुटने भरा हुआ है, ये पूरा पानी भरा हुआ है। अब यहाँ का पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा घुटने घुटने तक पानी दे दिया। अब मुरैना की तस्वीर देखिए। बारिश का पानी लोगों के घरों के अंदर घुस चुका है। बारिश के पानी से घर का सामान बर्बाद हो रहा है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है। स्कूल, ऑफिस और अस्पताल पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। सड़क पर जो मोटरसाइकिल चल रही है उसके पहिए पानी की वजह से नजर नहीं आ रहे। सीधी में सोन नदी पूरे उफान पर है। पानी का बहाव इतना तेज है कि ये सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। प्रशासन ने निचले इलाकों से लोगों को बाहर निकाल दिया है। लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। डिंडोरी में खेत खलिहान जलमग्न हो गए हैं। नर्मदा का विकराल रूप दिख रहा है। बारिश की वजह से किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। गुजरात के वलसाड में भी भारी बारिश हो रही है। यहाँ नदियां उफान पर हैं, लेकिन यहाँ के लोग
दमन गंगा रिवर क्रॉस करने के लिए जान जोखिम में डालने को मजबूर है। यहाँ लोग सालों से टायर के ट्यूब के सहारे नदी पार करते हैं। आरोप है कि लोगों ने कई बार यहाँ पुल बनाने के लिए सरकार से गुहार लगाई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। ओडिशा में लगातार हो रही बारिश की वजह से क्योंझर जिले में बड़ा हादसा हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से यहां 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब बैतरणी रिजर्व फॉरेस्ट इलाके में मैगजीन खनन का काम चल रहा था। उसी दौरान तेज बारिश के कारण अचानक मिट्टी और पत्थरों का बड़ा हिस्सा ढह गया और लोग उसके नीचे दब गए। घटना के बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 6 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद 3 लोगों के शव मलबे से बाहर निकाले गए। ये तस्वीरें ओडिशा के गजपति की हैं। यहाँ लगातार हो रही बारिश की वजह से 11 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। बाढ़ का सबसे बड़ा असर स्कूली बच्चों पर पड़ा है। बच्चे कमर तक पानी पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ग्रामीण, बच्चे और महिलाएं पानी में डूबी सड़कों से गुजरते नजर आ रहे हैं। और बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग रैकेट के खुलासे की। गुजरात के सूरत में 963 करोड़ रुपए के ऑनलाइन गेमिंग रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। सूरत एसओजी ने कंस्ट्रक्शन ऑफिस की आड़ में चल रहे इस अवैध ऑनलाइन डब्बा ट्रेडिंग सट्टेबाजी रैकेट का खुलासा किया। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने हाई रिटर्न और टैक्स फ्री कमाई का लालच देकर सैकड़ों निवेशकों को फंसाया और अवैध सॉफ्टवेयर और वेबसाइट के जरिए करोड़ों का लेन देन भी किया। पुलिस की जांच में पता चला है कि betfair.com, nexonex.com, पिवनिक और इंग्लिश 99 जैसी बैन वेबसाइट और सॉफ्टवेयर्स की मदद से कसीनो और दूसरे गेम्स पर सट्टेबाजी की जा रही थी। सूरत पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। सूरत पुलिस कमिश्नर की सूचना के आधार पर जब सूरत पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर छापेमारी की तो इस रैकेट के जो डिटेल्स सामने आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले थे। पुलिस के जांच में अब तक जो जानकारी मिली है उस हिसाब से ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के इस रैकेट में करीब 943 करोड़ रुपए यानी 943 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि ये आरोपी जो हैं वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को फंसाते थे। इन्होंने कुछ अवैध सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए थे जिसके नाम पे ये लोगों को पैसा तेज़ी से बढ़ाकर देने के नाम पे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए उकसाते थे और उस आड़ में ऑनलाइन गेमिंग में उन्हें झोंक देते थे। और राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर जमकर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। एमसीडी ने गांधीनगर इलाके में अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली के गांधीनगर इलाके की हैं। सड़क पर अतिक्रमण की वजह से लोगों को परेशानी होती थी, सड़क पर जाम लगता था। गांधीनगर की पार्षद प्रिया कंबोज ने एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात कर अतिक्रमण की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद ये बुलडोजर एक्शन लिया गया। गांधीनगर की एंट्रेंस पॉइंट है महिला कॉलोनी से, दिन भर ट्रैफिक जैम, लोग गुस्से में गालियां देते थे, एम्बुलेंस आ जाए तो आगे नहीं जा सकती थी, जनता को परेशान किया था। और एक नहीं है, हजारों लोग रोज परेशान होते थे। इनसे हमने 10 बार रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा अपने काम को इतना मत फैलाओ, लेकिन ये सड़क तक का कब्जा कर लेते थे। आज जो है वो नगर निगम जो शादरा दक्षिणी जोन के डीसी और पूरी टीम आई है वो पूरे कब्जे हटवा रही है और इन लोगों को चेतावनी भी दे रही है कि अगर फिर सड़क पे आए तो दोबारा ये पन जाएगा, क्योंकि जनता की सेहत के साथ, जनता की सुरक्षा के साथ और सड़कों पे जाम को दूर करना है और उसके लिए जो अवैध कब्जे करके सड़कों पे बैठे उनको हटाया जाएगा। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। कोलकाता लॉ कॉलेज छात्रा गैंगरेप केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया है कि इस घिनौनी वारदात के दौरान जब पीड़ित की तबीयत बिगड़ने लगी, आरोपियों ने उससे इनहेलर खरीद कर भी दिया। एक आरोपी जैब अहमद मेडिकल स्टोर गया, उसने इनहेलर का ऑनलाइन पेमेंट किया। जैब अहमद के मेडिकल स्टोर पर इनहेलर खरीदने की तस्वीरें मेडिकल स्टोर के सीसीटीवी में कैद भी हुई हैं। पुलिस ने इसे सबूत के तौर पर अपने पास ले लिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनहेलर देने के बाद भी आरोपियों का दिल नहीं पसीजा। इसके बाद भी उन्होंने पीड़िता के साथ दरिंदगी जारी रखी। इस नए खुलासे के बीच पुलिस ने इस गैंगरेप केस के 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा और 2 छात्रों जैब अहमद और
प्रमित मुखर्जी की पुलिस हिरासत 8 जुलाई तक बढ़ा दी है। वहीं कॉलेज के सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी को भी 4 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही कोलकाता लॉ कॉलेज की गवर्निंग बॉडी तीनों आरोपियों को कॉलेज से निकालने की कार्रवाई कर चुकी है। ये वही दुकान है जहां पर से वो पंप खरीदा गया था, यानी कि वो पीड़िता बेटी जब अपने सांस लेने में तकलीफ हो रहा था तब इसी दुकान से, जो दुकान कॉलेज से 100 मीटर की दूरी पर है, इसी दुकान पे रात के 8:30 से 8:40 के बीच आए जैब अहमद अकेले आए थे और वो आकर इसी दुकान से पंप भी खरीदा और पंप खरीदते हुए वो फिर वापस कॉलेज में चले गए। दरअसल ये जो पूरी घटना हुई है, ये जो पूरी वारदात हुई है, इसमें सरकारी लॉयर की तरफ से ये कहा गया है कि ये पंप देना उनका जान बचाने का मकसद नहीं था। उनका असल मकसद था उनको पंप दे के फिर से एक बार यौन उत्पीड़न करना, और यही सवाल लगातार कोर्ट पे उठाया भी जा रहा है।